हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कि सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। ठीक है, जी पैट एंड नाइपर का 2025 के लिए जो हमारा प्री क्रैश कोर्स चल रहा है, उसके अंदर में आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। इससे पहले हमने दो लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है फिजिकल फार्मेसी का, जिसमें हमने बात करी थी, फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात की थी। नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी माइक्रोमेरेटिक्स के बारे में। ठीक है, इस लेक्चर में हम सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन की बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमारा जी पैट एंड नाइबर 2025 का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर रखे हैं। फार्माकोलॉजी में हमने जनरल फार्माकोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, एंटी माइक्रोबियल, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करी हैं। साथ में हमने फार्मास्यूटिक्स में फार्माटेक में प्री फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल्स, इन सब का कवर कर रखा है पीवाईक्यू डिस्कशन के साथ। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हमने 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कवर कर रखी है, और साथ में फिजिकल फार्मास्यूटिक्स भी हम नेक्स्ट 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा हमने फार्माकोग्नोसी भी स्टार्ट करी है, जिसका भी एक लेक्चर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी चैनल पर अपलोडेड है। नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार जाके चैनल पे चेकआउट करना है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चाहो चेकआउट करो, और साथ में वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सपोर्ट करो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जुड़ेंगे हमारे साथ, उतने ही ज़्यादा हम चीज़ें ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, चलो यार, फिर आ जाओ फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोगों के पास भी, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम सीधे टू द पॉइंट बात। ठीक है, चलो। सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन, देखो यार, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जी बैट में भी, नाइपर में भी कई बार इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, और कवर करेंगे फटाफट से। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग एट अ लिक्विड सरफेस कॉज्ड बाय द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जो लिक्विड के सरफेस पे फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रही है, किसकी वजह से? कोहेसिव फोर्सेस की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सरफेस टेंशन। देखो, मेन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस का डिफरेंस है दोनों में। सबसे पहले हम कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस समझ लेते हैं। कोहेसिव फोर्सेस में क्या होता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक मॉलिक्यूल्स। एडहेसिव में ऐसे एडहेसिव, ऐसे अनलाइक, ओ सॉरी, एडहेसिव अनलाइक, ऐसे हम याद रखेंगे। कोहेसिव मतलब लाइक, सिंपल सा समझो यार। देखो, अगर जैसे वाटर और हमने एक ग्लास में पानी लिया, ठीक है, अब जैसे ये अगर आपकी है, आपने क्या लिया, वेट अ मिनट, ठीक है, आपने एक ग्लास में, इसमें आपने क्या लिया, ग्लास हो गया, और इसमें आपने ले लिया पानी। ठीक है, यहाँ पे पानी, ग्लास के अंदर हमारा पानी भरा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे दो फोर्सेस काम करेंगी। एक फोर्स क्या रहेगी, एक फोर्स रहेगी हमारी ग्लास के मॉलिक्यूल्स और ये ग्लास के और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में रहेगी। दूसरी फोर्स जो रहेगी वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में रहेगी। तो जो ग्लास और वाटर, मतलब जो दो डिफरेंट अनलाइक मॉलिक्यूल्स के बीच में रह रही है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? एडहेसिव फोर्सेस। और जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? कोहेसिव फोर्सेस। सिंपल सा, जैसे यहाँ पे देखो, कोहेसन दोनों सेम है, ठीक है, दोनों वाटर के मॉलिक्यूल्स है। एडहेशन एक वाटर का हो गया, दूसरा ग्लास का हो गया, तो दोनों डिफरेंट हो गया, बस यही इतना अंतर है दोनों में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन हमारा कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होता है, और सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया को मिनिमाइज करता है। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर होती है, और ये कोहेसिव फोर्स के स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। जबकि हम इंटरफेशियल टेंशन की बात करें, द फोर्स पर यूनिट लेंथ एग्जिस्टिंग एट अ इंटरफेस बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो इमिसिबल लिक्विड्स के इंटरफेस पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरफेशियल टेंशन। इसकी भी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर, डाइन पर सेंटीमीटर। यूनिट में कोई चेंज नहीं है, बस डिफरेंस यही है कि ये कोहेसिव फोर्स को बताता है, ये एडहेसिव फोर्स को बताता है। ये एक सरफेस, दूसरा हमारा दूसरा सरफेस जो रहेगा वो एयर रहेगा। इसमें क्या रहेगा? दो इंटरफेस रहेगा, इमिसिबल लिक्विड्स के दो इंटरफेस के बीच में रहेगा। ठीक है, और ये स्ट्रेंथ ऑफ एडहेसिव फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो। तो ये हमने बात कर ली कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या क्या होती है। अब हम देखते हैं क्या कि एक्सप्रेशन ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सरफेस टेंशन को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जहाँ पे गामा इज इक्वल टू एफ बाई, यहाँ 2L होगा, गामा इज इक्वल टू एफ बाई 2L। तो यहाँ पे एफ जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, लेंथ। फोर्स पर यूनिट लेंथ से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या इसको हम लोग एनर्जी पर यूनिट एरिया से भी एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पे गामा जो है हमारा सरफेस टेंशन हो गया, डब्ल्यू बाई डेल्टा ए। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन। डेल्टा ए इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ठीक है, चेंज इन एरिया। एक और इक्वेशन है यंग्स लैपलेस इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं? प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस। जो कर्व्ड सरफेस है उसके अक्रॉस में क्या प्रेशर डिफरेंस होता है, उसको मेजर करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? डेल्टा पी इज इक्वल टू गामा 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, जहाँ से गामा हमारा जो होगा सरफेस टेंशन हो जाएगा, और डेल्टा पी जो हो जाएगा वो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा, और R1 और R2 जो हो जाएगा वो रेडियाई ऑफ द कर्वेचर, क्योंकि हमने कर्व सरफेस की बात की तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, तो वो वहाँ पे हमारा R1 एंड R2 उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जो ये टेबल है आपकी, सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन वैल्यूज एट 20 डिग्री सेल्सियस, इसको याद रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपके 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले
इधर हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे, इधर हम बात करेंगे इंटरफेशियल टेंशन वर्सेस वाटर। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंटरफेशियल टेंशन किसके अगेंस्ट में पूछा है। मेनली हम चांस है कि आपका वाटर के अगेंस्ट में ही पूछेगा, तो यहाँ पे आप अगेंस्ट वाटर, और सरफेस टेंशन में तो दूसरा फेज हमारा एयर ही होता है, तो उसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो होता है 72.89 पर सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन था आपका जीपैट 2016 का। जीपैट 2016 का यही क्वेश्चन था आपका कि वाटर का क्या सरफेस टेंशन होता है। ग्लिसरीन का होता है 63.4, ओलिक एसिड का होता है 32.5 और बेंजीन का होता है 28.9। अब अगर हम इंटरफेशियल टेंशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा होता है मरकरी का 375 होता है, फिर हमारा एनहेक्सेन का 51.1 होता है, बेंजीन का 35 होता है और ओलिक एसिड का 15.6 होता है। ओलिक एसिड का देखो, अब यहाँ पे ओलिक एसिड का ही जो हमारा था ये 2018 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 2016 में पूछा गया था वाटर का और 2018 में पूछा गया था ओलिक एसिड का। तो ओलिक एसिड का देखो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो जैसे ओलिक एसिड का यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन 16 के आसपास है और इसका सरफेस टेंशन है 32, तो 16 इंटू 2 32, तो इससे आपको रिलेट करके याद रख सकते हो, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन जो देंगे एग्जाम में वो ऐसा नहीं देगा कि 16 दे दिया, फिर 17 दे दिया, फिर 18 दे दिया, तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो आप वहां से ईजिली पता कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये बातें हो गई। अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे सरफेस टेंशन को मेजर कैसे करते हैं। देखो, वैसे अगर मैं एक एक मेथड पढ़ाने जाऊंगा तो एक एक मेथड में बहुत ही इन डिटेल जाने के चांसेस हैं, क्योंकि सारे मेथड को फिर प्रॉपर स्टेप पढ़ो, सब चीजें कर सकते हो, बट उतना अपने पास टाइम नहीं है और ना ही उतना आपको जरूरत है। आपको कितना जरूरत है, आपको बस सारे मेथड्स के नाम पता होने चाहिए, वो मेथड किस लिए यूज होते हैं और उसमें कौन कौन से इक्वेशन यूज होते हैं, आपको इतना पता होना चाहिए, उतना मैं यहाँ आपको करा दूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से निकल जाएंगे। तो कौन कौन सा मेथड है, पहला है कैपिलरी राइज मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें एक हम कैपिलरी ट्यूब रखते हैं लिक्विड के बीच में, और उसके बाद वो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ इसके अंदर पूरा लिक्विड फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हमने बीच में एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी। ठीक है, हम ऐसे करके एक कैपिलरी ट्यूब बीच में डाल देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा ये जो कैपिलरी ट्यूब है वो अपवर्ड मूव करेगा, यहाँ पे जो वाटर जो अंदर लिक्विड रहेगा वो अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और जैसे क्यों मूव करेगा, क्योंकि जो एडहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड ग्लास आर स्ट्रॉन्गर देन द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। मतलब जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस है वो वीक पड़ जाती हैं एडहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में जो लिक्विड और ग्लास के बीच में लग रही है, तो इसीलिए लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है, और उसकी बाद जितना वो मूव करेगा वो हाइट हम मेजर करेंगे और उस हिसाब से हम सरफेस टेंशन को कैलकुलेट करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगता है, गामा इज इक्वल टू 1/2 आर एच रो जी, जहाँ पे हमारा आर जो हो जाएगा वो रेडियस हो जाएगा कैपिलरी की, रो डेंसिटी हो जाएगी, एच हाइट हो जाएगा और जी जो हो गया वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी। ठीक है, समझ के बात को, तो ये बातें होगी। नेक्स्ट अगर हमारा जो अगला मेथड है वो है ड्रॉप वेट मेथड। ड्रॉप वेट मेथड में क्या होता है, वेट ऑफ द ड्रॉप। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लिक्विड के ड्रॉप्स को का वेट लेके हम उसको मेजर करते हैं। इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं स्टेलेग्मोमीटर। ये आपने अपने बैचलर्स में प्रैक्टिकल भी किया होगा। यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो W इज इक्वल टू गामा इंटू 2 पाई आर है, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि अगर गामा का हमें फॉर्मूला निकालना है तो गामा इज इक्वल टू W/2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे W जो हो जाएगा वो वेट हो जाएगा, 2 पाई हो गया, R जो हो जाएगा वो आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, समझ के बात को, चलो नेक्स्ट है अपने पास विलहेल्मीज प्लेट। विलहेल्मीज प्लेट में क्या होता है कि इसमें हम मेजर करते हैं फोर्स टू डिटैच अ प्लेट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। ठीक है, जो हमारा लिक्विड सरफेस से जो फोर्स को प्लेट को डिटैच करने के लिए जो फोर्स लगेगी उसी को हम लोग इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूज एज अ डिटैचमेंट मेथड। द प्लेट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड एंड द लिक्विड कंटेनर इज ग्रेजुअली लोअर्ड। इमर्सन ऑफ द प्लेट इनटू द लोअर ऑफ द टू लिक्विड इन अ कंटेनर, सब्सिक्वेंट डिटैचमेंट विल गिव द इंटरफेशियल टेंशन। ये क्या होता है, ये हमारा यूज फॉर द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेशियल टेंशन दोनों के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और बाकी अभी जैसे हमने बात किया हमारा क्या था, जैसे कैपिलरी राइज हो गया और ड्रॉप वेट मेथड हो गया, ये हमारा केवल किसके लिए था, ये केवल सरफेस टेंशन के लिए था। साथ में एक ड्रॉप काउंट मेथड भी होता है, वो भी सेम ही होता है, वो हमारा वो किसके लिए है, वो भी सरफेस टेंशन के लिए ही है। अब ड्रॉप काउंट मेथड का जैसे ड्रॉप वेट मेथड है वैसे ड्रॉप काउंट मेथड का भी फॉर्मूला होता है, वो आप लोग नोट कर लो। ड्रॉप काउंट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें होता है गामा इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, गामा इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 पाई आर एन। ठीक है, गामा इज इक्वल टू एम जी अपॉन 2 पाई आर एन। एम क्या है, एम हमारा हो जाएगा मास ऑफ वन ड्रॉप, जी हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर जो होगा रेडियस हो जाएगा, एन जो होगा वो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो जाएगा। ड्रॉप काउंट मेथड। ठीक है, वहाँ वेट था, यहाँ पे नंबर ऑफ ड्रॉप्स हो जाएगा। ये ड्रॉप काउंट मेथड की बात हो गई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इसमें भी सेम लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विलहेल्मीज प्लेट का हमने बता दिया, उसका फॉर्मूला ये निकल के आ जाएगा, गामा इज इक्वल टू W लिक्विड माइनस W ड्राई अपॉन 2L+T। ठीक है, जहाँ पे L और T जो है वो लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द प्लेट हो जाएंगे। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग डू नॉय रिंग मेथड। डू नॉय रिंग मेथड में हमने सब कुछ सेम है। यहाँ पे हमने देखा था फोर्स टू डिटैच अ प्लेट, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स टू डिटैच अ रिंग फ्रॉम द सर्फेस। इसमें क्या आता है, हमारा करेक्शन फैक्टर भी आता है बीटा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन 2 इंटू रिंग सर्कमफ्रेंस इंटू बीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो
इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है, डू नोयरिंग मेथड के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेंसियोमीटर। ठीक है, ये आपका जीपैट 2015 का क्वेश्चन था कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है टेंसियोमीटर। तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के भी आपको याद रखने हैं। मैंने देखो अभी जैसे डिसीजन एंड ड्रग ऑफ चॉइस का एक वीडियो मैंने डाला है चैनल पे, वैसे ही मेरा प्लान है कि इंस्ट्रूमेंट और इक्वेशंस का भी एक वीडियो मैं डालूंगा वो वीडियो। बट आप भी जैसे जैसे पढ़ते जाओ हर चैप्टर को, तो उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स के नाम आते जाते हैं तो उनको आप एक सेपरेट नोटबुक ले लो या A4 शीट्स ले लो, उसमें लिखते जाओ इंस्ट्रूमेंट का नाम क्यों यूज होता है, तो वो आप रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा। ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब बात करते हैं, हमारा आता है कि टर्म आता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, अभी मैंने बताया कि हमने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने कोहेसिव फोर्सेस होती है, दूसरा हमने पढ़ा एडहेसिव फोर्सेस होती है, दो हमने पढ़ा। तो उसी से रिलेटेड होता है वर्क ऑफ एडहेशन एंड वर्क ऑफ कोहेशन। अब वर्क ऑफ एडहेशन क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू फेजेस। अब दो फेज, एक लिक्विड हो गया एक सॉलिड हो गया, या दो इमिसिबल फेजेस जो हो गए, उनके बीच में जो सेपरेट करने के लिए जो वर्क करना होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्क ऑफ एडिशन। और एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ लिक्विड कॉलम, और एक लिक्विड कॉलम को स्प्लिट करने के लिए, मतलब सेम लिक्विड को स्प्लिट करने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको हम लोग बोलेंगे वर्क ऑफ कोहेशन। ठीक है, अब वर्क ऑफ एडिशन डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है गामा एल प्लस गामा एस माइनस गामा एल एस, और यहाँ पे डब्ल्यू सी इज इक्वल टू 2 गामा एल। अब यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे क्योंकि हमें दो फेजेस थे, एक सॉलिड एक लिक्विड था, तो गामा एल और गामा एस है। यहाँ पे केवल एक ही फेज है तो गामा एल, 2 गामा एल से काम हो गया। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है कि स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज इक्वल टू वर्क ऑफ एडहेशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन, खत्म बात। वर्क ऑफ एडहेशन माइनस वर्क ऑफ कोहेशन जो हो गया वो हो जाएगा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट हमारा बताता क्या है, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट बताता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो सरफेस पे स्प्रेड करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें पता चलता है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट से। अगर स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है तो जो लिक्विड है वो सरफेस पे स्प्रेड कर जाएगा। अगर स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो 0 से कम है तो लिक्विड जो होगा वो स्प्रेड नहीं करेगा, वो ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन कर लेगा। समझ गए बात को, कि अगर स्प्रेडिंग कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो लिक्विड स्प्रेड्स ऑन द सरफेस। इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज लेस देन द 0 देन द लिक्विड विल नॉट स्प्रेड ऑन द सरफेस, इट विल फॉर्म अ ड्रॉपलेट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हम लोग। अब नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट अपना है सर्फेक्टेंट। ठीक है, बट सर्फेक्टेंट से आने से पहले मैं एक आप चीज को और बता दूं, एक और चीज होती है, क्या होता है कि सरफेस फ्री एनर्जी भी एक टर्म होता है। सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है कि वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फेस, मतलब सॉलिड फेस का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए जितना भी वर्क डन रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, सरफेस फ्री एनर्जी। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा इंटू 2L/B। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, सरफेस फ्री एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे W जो है वर्क डन हो गया, गामा जो हो गया वो अपना फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द सरफेस टेंशन। ठीक है, और 2L/D हो गया इंक्रीज इन द सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो बस। ठीक है, ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब अपने पास क्या चीज है कि सर्फेक्टेंट्स। अब हम सर्फेक्टेंट्स की बात करेंगे, सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, क्या रोल है उनका, सारी चीजें हम लोग देखें। सर्फेक्टेंट्स, सर्फेक्टेंट्स molecules that reduces the surface and interfacial tension by adsorbing at interface। मतलब क्या है कि जो इंटरफेस पे एड्सॉर्ब होके सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करे, उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं क्या, सर्फेक्टेंट्स। सॉलिड और मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब एट द सरफेस और इंटरफेस ऑफ द लिक्विड रिड्यूसेस द सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन एंड देयरफॉर टर्म एज द सरफेस एक्टिव एजेंट्स और सर्फेक्टेंट्स। ये वही चीज यही यहाँ भी है कि इनको हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट या सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। सर्फेक्टेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्युबलाइजिंग एंड फैट सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल। इसमें दो चीजें होती है, एक वाटर सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप भी होता है, एक फैट सॉल्युबलाइजिंग ग्रुप भी सेम ही मॉलिक्यूल्स में होता है। सर्फेक्टेंट डिक्रीज द वाटर कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ द डिस्पर्स्ड ड्रग पार्टिकल। सर्फेक्टेंट्स आर एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स, ये याद रखना, इनको एम्पीफिलिक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी जो टेल होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक, दैट इज नॉन पोलर, एंड जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, दैट इज पोलर। तो मतलब जो टेल होगी वो नॉन पोलर है, वो किस फेज में जाएगी, वो ऑयल और गैस फेज में जाएगी। जबकि जो हेड है जो हमारा पोलर है वो किस फेज में जाएगी, वो एक्वस फेज में जाएगी। ठीक है, मतलब आप समझो इसको इस तरह से समझ सकते हो। देखो जैसे ये सर्फेक्टेंट हुआ, ये हुआ अपना, और ये ऐसे एक हेड होता है एक टेल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हेड जो है वो क्या होता है, हेड जो होता है ये होता है इनका हाइड्रोफिलिक। ठीक है, एक मिनट, हेड क्या होता है अपना, हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो टेल होती है ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, टेल जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, या ये हम इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये नॉन पोलर होती है। ठीक है, और हेड को हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है, ये पोलर होता है। ठीक है, अब देखो ये हाइड्रोफिलिक है, मतलब जो वाटर सॉल्युबल पार्ट्स रहेंगे, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो इसमें इससे अटैच होंगे। और ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो
टेल से अटैच हो जाएंगे, तो इसीलिए इसमें हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों पोर्शन इंक्लूडेड है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग एम्फीफिलिक मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। समझिए बात को, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में देखो तो हमारे पास मेनली 4 टाइप के क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट है, एनायनिक सर्फेक्टेंट है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट है और एम्फोटेरिक या ज्विटर आयनिक सर्फेक्टेंट्स भी होते हैं। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या होता है? दीज आर सर्फेक्टेंट दैट हैव नो आयंस, ऐसे सर्फेक्टेंट जिनका कोई भी आयंस नहीं होता। Anionic surfactant, these have negatively charged end of the molecules that give it to the hydrophilic part of the molecule। मतलब क्या, ये negatively charged होते हैं। Cationic surfactant क्या होता है? These are the positively charged molecules और ये mainly nitrogen compound से derived होते हैं। Amphoteric, those surfactant that have चेंज दियर चार्ज विथ पीएच, मतलब ऐसे सर्फेक्टेंट जिनमें दोनों चार्जेस की पॉसिबिलिटी होती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट वो पीएच के अकॉर्डिंग चार्जेस चेंज होते रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं क्या? एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। दे कैन बी एनायनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक डिपेंडिंग ऑन द पीएच। अब थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। एग्जांपल में जैसे देखो कि सबसे पहला एग्जांपल है अपने पास क्या है? कैटायनिक। कैटायनिक का है सिट्रीमाइड हो गया, सीटीएबी, बेंजल कोनियम क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे कैटायनिक है। इसमें हम देख सकते हैं कि कैटायनिक में अगर आप ब्रॉड टर्म में लेके जाओ तो जितने क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट जितने भी होते हैं वो सारे कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स के अंतर्गत आते हैं। एनायनिक की बात करें तो अब एनायनिक में हमारे पास आ जाता है एल्कली सोप। एल्कली सोप लाइक हमारा क्या हो जाएगा? पोटेशियम स्टेट हो गया, ट्राई इथेनॉल अमी एसीटेट हो गया, ये इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनिक सल्फेट्स की बात करें तो सोडियम लॉरियल सल्फेट हो गया। फिर अगर हम बाइल सॉल्ट्स की बात करें तो सोडियम लाइकोलेट हो गया। एम्फोलिटिक की बात करें तो लेकेथिन एंडोडेकाइल एलानिन, ये हमारा एम्फोलिटिक में हो गया। नॉन आयनिक की बात करें तो ट्विन और स्पैन आ जाएंगे। ट्विन मतलब पॉलीसॉर्बिट्स और स्पैन मतलब सॉर्बिटॉन ईस्टर। ठीक है, ये नॉन आयनिक की बात होगी। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अभी रिसेंटली 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो, ये अभी हमने बात की ट्विन और स्पैन की, तो थोड़ा सा मैं इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम सिंपल सा समझेंगे कि हमें ट्विन का नॉमेनक्लेचर करना और स्पैन का नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर हम स्पैन की बात करें, ठीक है, स्पैन के नॉमेनक्लेचर के लिए हमें क्या चाहिए होना? स्पैन के लिए आपको याद रखना है क्या? सिंपल सा आपको याद रखो सॉर्बिटॉन। ठीक है, स्पैन आप याद रखो क्या? सॉर्बिटन, बस मेनली आप सॉर्बिटन याद रखो स्पैन के लिए। अगर हम बात करें ट्विन, ट्विन के लिए आपको क्या याद रखना है? ट्विन के लिए आपको याद रखना है, ट्विन के लिए क्या याद रखना है आपको? ट्विन के लिए आपको याद रखना है पॉलीऑक्सी इथाइलिन। ठीक है, पॉली ऑक्सी इथाइलिन, आपको क्या याद रखना है? पॉलीऑक्सी इथाइलिन। ठीक, बस आपको इतना याद रखो। सॉरी, ठीक है, आपको याद रखना है पॉलीऑक्सी इथाइलिन। अब देखो, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ आप उसको समझो। अब देखो, अब हम यहाँ पे ये तो नाम याद हो गया, अब हम जो वैल्यूज देखते हैं वो वैल्यूज क्या होती हैं? वो वैल्यूज होती है 80, ओ मिली, वो वैल्यूज कहाँ से होती है? वो होती है अपने पास 20, वो होती है अपने पास 40, वो होती है अपने पास 60, वो होती है अपने पास 80, ये बात होती है। अब देखो, अब आपको ये याद रखना है कि जो यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो है मतलब मोनो हो गया। जीरो का मतलब क्या हो गया? मोनो हो गया। ठीक है, जीरो का मतलब हो गया मोनो। अब जो 2468 है, इसको याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है। 2468 को याद रखने के लिए वो क्या है, ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है LPSO। LPSO का मतलब क्या है? एल से हो गया अपने पास क्या? एल से हो गया अपने पास लॉरिएट। ठीक है, एल से अपने पास हो गया लॉरेट। ठीक है, पी से अपने पास हो गया पाल्मिटेट। पी से क्या हो गया? पाल्मिटेट। ठीक है, एस से अपने पास क्या हो गया? एस से अपने पास हो गया स्टीयरेट। ठीक है, और ओ से अपने पास क्या हो गया? ओ से अपने पास हो गया ओलिएट। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, एस से अपने पास स्टीयरेट हो गया, ओ से अपने पास क्या हो गया? ओलिएट हो गया। अब हमने अभी मैंने बताया आपको, देखो कि स्पैन में हमें याद रखना है सॉर्बिटॉन। ठीक है, और स्पैन 20 का अब हमें नाम ही लिखना है। ठीक है, तो स्पैन 20 के लिए अभी हम अगर हमें स्पैन 20 लिखना हो, ठीक है, क्या कि भाई हमें स्पैन 20 का नाम लिखना है। ठीक है, स्पैन 20 का नाम हमें लिखना है, तो स्पैन 20 का नाम हम क्या लिखेंगे? अभी मैंने बताया कि स्पैन के लिए हमें क्या याद रखना है? सॉर्बिटन, तो स्पैन के लिए हम पहले लिखेंगे क्या? सॉर्बिटन। ठीक है, फिर अब जीरो के लिए मैंने बताया कि जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो का मतलब होता है मोनो, तो सॉर्बिटन मोनो। ठीक है, सॉर्बिटन मोनो, जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखो L20 है, 20 में L आएगा, L से सॉर्बिटन मोनो, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? सॉर्बिटन मोनो लॉरिएट, खत्म बात। अब अगर हमें क्या लिखना हो? अगर हमें लिखना हो स्पैन 40 तो सॉर्बिटन मोनो पॉल्मिटेट। अगर हमें लिखना हो स्पैन 60 तो सॉर्बिटन मोनो स्टीयरेट। अगर हमें लिखना हो स्पैन 80 तो सॉर्बिटन मोनो ओलिएट।
सेम चीज अगर हम बात करें किसके बारे में, ट्विन की बात कर ले, तो ट्विन की अगर हम बात करें तो हमें अगर ट्विन का नाम करना हो, ठीक है, हमें किसका नाम करना है, हमें नाम लिखना है ट्विन का, ठीक है, हमें नाम लिखना है ट्विन 20 लेके चलते हैं, ठीक है, हमें ट्विन 20 का नाम लिखना है। तो ट्विन 20 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ट्विन के लिए भी हमने बताया कि ट्विन के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्विन के लिए हम लिखते हैं पॉलीऑक्सी इथाइलिन, ठीक है, ट्विन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, ठीक है, बाकी सेम, पॉलीऑक्सी इथाइलिन लिख लिया हमने, बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 है मतलब 0 है तो मोनो, और हमें ट्विन 2 था तो मोनो लॉरिएट, खत्म बात। पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो लॉरिएट क्या हो गया, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो लॉरिएट हो गया। सेम अगर हमें ट्विन 40 लिखना हो, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो पाल्मिटेट, ट्विन 60 लिखना हो, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो स्टीयरेट, ट्विन 80 लिखना हो, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो ऑलिएट, ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, इससे आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक किसी ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, मृज 52 का नाम पूछा गया था, ठीक है, ये भी मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। देखो जितनी इंपॉर्टेंट चीजें मैं सारी करा दूंगा, आपको उतना ध्यान रख के जाना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें नोट कर लो। किसका नाम पूछा गया था, मृज 52 का नाम पूछा गया था, किसी एग्जाम में पूछा गया था, शायद जीपैट या नाइपर में पूछा गया था। तो इसका जो पूरा नाम है, इसका नाम क्या है आपका, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, ठीक है, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो स्टीयरेट, ठीक है, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनो स्टीयरेट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किसका नाम है, ये नाम है हमारा मृज 52 का मोनो स्टीयरेट, ओके। चलो, तो ये मैंने सारे नॉमेनक्लेचर आपको बता दिए, अच्छे से लिख के सारे नॉमेनक्लेचर का एक बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका काम इजीली हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो, तो आपको ये एलपीएसओ की ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। तो ये पूरे सर्फेक्टेंट्स की बात हमने कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, दैट इज सीएमसी, ठीक है। अब तो सीएमसी क्या है, सिंपल सी बात है, द कंसंट्रेशन एट विच सर्फेक्टेंट मोनोमर एग्रीगेट टू फॉर्म अ मिसिल्स, ठीक है, ऐसा कंसंट्रेशन जहाँ पे जो सर्फेक्टेंट्स के मोनोमर हैं वो क्या कर देते हैं, वो एग्रीगेट होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, मिसिल फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब मिसिल्स क्या होते हैं, माइसिल्स या मिसिल्स जो इसको बोलो, माइसिल्स आर द डायनेमिक स्ट्रक्चर दैट आर कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड एंड ब्रोकन डाउन इनटू द सॉल्यूशन, ये आपका, और ये जो माइसिल फॉर्मेशन है ये एक स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये आपका, इससे क्वेश्चन आपको देखो, इससे आपकी पर्टिकुलर सीएमसी से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो आपके पर्टिकुलर सीएमसी से 2018 में भी क्वेश्चन था और 2021 में भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है कि अबव सीएमसी जो प्रॉपर्टीज लाइक सॉल्युबिलिटी एंड सरफेस टेंशन जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, तो सीएमसी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं रहता इनका, ठीक है। अब देखो क्या होता है सीएमसी, सिंपल सा समझो कि ये रहा मोनोमर ऑफ द सर्फेक्टेंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोनोमर है ये सर्फेक्टेंट का, फिर ये पूरा का पूरा कंप्लीट बना के क्या लेगा कि क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बना लेगा, जहाँ पे जो हेड है बाहर की तरफ वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन हो गया, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ चली गई। तो जो यहाँ पे अगर हाइड्रोफिलिक कोई इंप्योरिटी रहेगी तो वो हेड से अटैच हो जाएगी, और हाइड्रोफोबिक कोई रहेगी तो वो अंदर इंट्रैप हो जाएगी, फिर वो बाहर वॉश आउट हो जाएगी, ठीक, इतना आपको यही पता रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है कि इन केस ऑफ सम लिक्विड्स, in case of some liquid pair the solubility can increase as the temperature is lowered and the system will exhibit the lower consolidate temperature in known as critical solution temperature। मतलब क्या, सिंपल से समझो कि कुछ ऐसे लिक्विड पेयर्स होते हैं जहाँ पे जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जब मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जनरली हमने देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, बट कुछ ऐसे लिक्विड पेयर्स भी होते हैं जहाँ पे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे तब सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और वो क्या करते हैं, लोअर कॉन्सोलेट टेम्परेचर शो करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। बस इतना ही आपको बस नाम याद रखो, आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे से देखेंगे। अब हम बात करेंगे एचएलबी के बारे में। एचएलबी मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, ठीक है। एचएलबी क्या होता है हमारा, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। एचएलबी डेवलप्ड बाय ग्रिफिन इन 1949, ग्रिफिन ने 1949 में इसको डेवलप किया था। एचएलबी इज अ नंबर सिस्टम दैट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ पोलर नॉन पोलर नेचर ऑफ द सर्फेक्टेंट। मतलब क्या, सिंपल सा आपको ये समझ, अभी देखो अभी हमने बताया कि उसमें हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, मतलब हमने देखा कि एक हेड एक टेल, पोलर नॉन पोलर दोनों उसमें थे, ठीक है। अब यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सटेंट ज्यादा है, मतलब कौन अगर ज्यादा पोलर रहेगा या ज्यादा नॉन पोलर रहेगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा एचएलबी वैल्यू से। हाइयर द एचएलबी हाइड्रोफिलिक, जितना ज्यादा एचएलबी ज्यादा हाइड्रोफिलिक, ठीक है। स्पैन सॉर्बिटॉन एस्टर। लोअर द एचएलबी लिपोफिलिक, जितना ज्यादा लोअर एचएलपी लिपोफिलिक, एग्जांपल हो गया ट्विल्स हो गया। एचएलपी सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई द सरफेक्टेंट, ठीक है। पर्पस डिटरमाइन द सरफेस एफिनिटी फॉर ऑयल वाटर फेज के बीच में सरफेस एफिनिटी वो करते हैं, ठीक है। देखो आपको सिंपल सा यहाँ देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो
कि ये क्या है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट्स 15 to 18, डिटर्जेंट्स 13 to 15, ऑयल बाय इमल्सिफाइंग एजेंट्स, वेटिंग एंड स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, डब्ल्यू बाय इमल्सिफाइंग, एंटी फोमिंग एजेंट। जो मतलब 0 से 6 के बीच में क्या है, हाइड्रोफोबिक ऑयल सॉल्युबल हो गया, 6 to 9 के बीच में वाटर डिस्पर्सिबल है, और अगर उसके ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। देखो आपको यहाँ से बताते हैं, इस टेबल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। आप इस टेबल से समझो। अब देखो यहाँ पे टेबल से आपको याद रखना है कि 1 to 3 क्या है, 1 to 3 हमारा एंटी फोमिंग एजेंट, 3 to 8 वाटर इन ऑयल इमल्सन, 7 to 9 वेटिंग एजेंट, 8 to 16 हमारा ऑयल इन वाटर हो गया, और 13 to 15 डिटर्जेंट्स, और 15 to 20 सॉल्युबलाइजर्स। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, अब आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा है, आपको याद रखना जरूरी है। तो आपके लिए इसको सिंपल सा एक ट्रिक याद रखनी है आपको, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड के लिए आपको याद रखनी है FWDS, ठीक है, FWDS। FWDS के लिए आपको याद रखना है कि मैं आपको बताता हूँ कैसे आप याद रखो। एफ से आ गया एंटी फोमिंग, मतलब सबसे पहले जो आएगा यहाँ एफ हो गया हमारा एंटी फोमिंग, ठीक है। एफ से फोम, फोम से एंटी फोमिंग, मतलब 1 से 3 की वैल्यू जो आएगी वो एंटी फोमिंग में आएंगी। अब बात आती है डब्लू। तो डब्लू के लिए मैंने क्या किया था कि इस डब्लू को आप वेटिंग एजेंट्स को दे दो, ठीक है। इस डब्लू को वेटिंग एजेंट्स को दे दिया हमने, डब्लू से वेटिंग एजेंट्स, साथ में इसी डब्लू से हम काम लगा लेंगे किसका, वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर का। इन डब्लू वेटिंग एजेंट एंड वाटर इन ऑयल इमल्सिफायर। अब वाटर इन ऑयल तो यहाँ हो गया है, तो उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ऑयल इन वाटर ही तो बचेगा, और डी हम दे देंगे किसको, डिटर्जेंट को, और एस हो जाएगा सॉल्युबलाइजर का, ठीक है। तो FWDS फॉरवर्ड से आप याद रख सकते हो, सिंपल सी बात है, फॉरवर्ड से आप याद रख सकते हो। एफ से हो गया एंटी फोमिंग एजेंट 1 से 3, 3 से 8 जो हो गया, 3 to 8 जो हो गया वो हो गया डब्लू और 10 ऑयल इमल्सिफायर, 7 to 9 हो गया वेटिंग एजेंट्स, 8 to 16 ऑयल इन वाटर इमल्सिफायर, 13 to 15 डिटर्जेंट्स, और 15 to 18 जो हो गया सॉल्युबलाइजर्स हो जाता है, ठीक, सिंपल सी बात है। चलो अब आगे बात करें हम लोग कि कुछ फॉर्मूलाज हैं एचएलबी को कैलकुलेट करने के लिए। एचएलबी कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो एक ग्रिफिन्स का मेथड है, ग्रिफिन्स फॉर्मूला क्या है, ग्रिफिन्स फॉर्मूला है कि अपना एचएलबी इज इक्वल टू परसेंट हाइड्रोफिलिक ग्रुप अपॉन 5, ठीक। और या सैपोनिफिकेशन नंबर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, एचएलबी इज इक्वल टू 20 into 1 माइनस एस बाई ए। एस जो है वो सैपोनिफिकेशन नंबर हो जाएगा, ए जो हो जाएगा वो एसिड नंबर हो जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ पे और भी आता है, हम उसको बात करते हैं, जिससे जीपैट 2016 का क्वेश्चन था, क्या था कि एचएलबी इज इक्वल टू ई प्लस पी बाई 5, HLB इज इक्वल टू ई प्लस पी बाई 5। अब यहाँ पे ई क्या है, पी क्या है, ये दो टर्म आपको समझने पड़ेंगे, बाकी तो ठीक है, 5 तो कोई मतलब नहीं, 5 तो हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ई जो है अपना, ई क्या है, ई है परसेंट वेट ऑफ परसेंट वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड चेन, परसेंट वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड चेन, ठीक है। इथाइलिन ऑक्साइड चेन का जो परसेंट वेट है वो ई से डिनोट करेंगे। पी से हम लोग क्या डिनोट करेंगे, पी इज इक्वल टू परसेंट वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक, परसेंट वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप्स, ठीक है, परसेंट वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप्स, ठीक है। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, लाइक ग्लिसरॉल हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया। तो ई से परसेंट वेट ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड चेन, और पी से परसेंट वेट ऑफ पॉलीहाइड्रिक ग्रुप, ठीक है। इससे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला सैपोनिफिकेशन नंबर का हो गया कि HLB इक्वल टू 21 माइनस एस बाई ए। एक फॉर्मूले से और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है HLB कैलकुलेट करने का, क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला ये है, मैं आपको बताता हूँ कि आप इधर कहाँ, हाँ इधर नीचे लिखते हैं ना, हाँ ठीक, यहाँ लिखते हैं HLB इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मतलब कंप्लीट जितने हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर्स हैं, ठीक है, समेशन हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर, ठीक है, समेशन हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये अपना हो गया, माइनस समेशन लिपोफिलिक ग्रुप नंबर, ठीक है, माइनस समेशन लिपोफिलिक ग्रुप नंबर, ठीक है, लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7, ठीक है, समेशन माइनस लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी है, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला ये है कि HLB इज इक्वल टू समेशन हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर माइनस, मतलब टोटल जितने हाइड्रोफिलिक के ग्रुप्स हैं उनके नंबर, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7, ठीक है। तो इससे हम एक HLB का फॉर्मूला हमारा ये भी हो जाता है, ठीक है, समझिए बात को। उसके बाद एक फॉर्मूला आता है कि अगर हमारे पास कि किसी भी मिक्स
वो है, मतलब दो हमारे पास एक मिक्स्ड कंपाउंड है, तो दोनों की एचएलबी कैसे निकालते हैं उसका एक अलग सा फॉर्मूला होता है, ये एचएलबी ऑफ मिक्सचर, जिसको हम लोग रिक्वायर्ड एचएलबी या आरएचएलबी भी बोलते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं उसको अब हम लोग उसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मिक्सचर है उसका हम लोग एचएलबी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आरएचएलबी बोलते हैं या रिक्वायर्ड एचएलबी बोलते हैं। तो उसको लिए हम लोग क्या, उसका फॉर्मूला जो होता है कि अगर किसी में एचएलबी किसी भी मिक्सचर का निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एचएलबी मिक्सचर इज इक्वल टू एफ इंटू एचएलबी ए, एचएलबी ए, ठीक है, एफ इंटू एचएलबी ए प्लस 1 - एफ इंटू एचएलबी बी, ठीक है। बस ये फॉर्मूला होता है किसी भी मिक्सचर की एचएलबी निकालने का, कि एचएलबी मिक्सचर इज इक्वल टू एफ इंटू एचएलबी ए प्लस 1 - एफ इंटू एचएलबी बी। और एफ और 1 - एफ क्या, ये फ्रैक्शंस है कि किस उनके क्या क्या फ्रैक्शंस हैं उस पर्टिकुलर मिक्सचर में, उससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग अलग ग्रुप्स की पूरी एचएलबी वैल्यूज होती है, ठीक है। जिसके बाद जिसका कुछ मेन 3-4 जिसका अभी तक प्रीवियस ईयर में जिनकी वैल्यूज पूछी जा चुकी, कुछ सर्फेक्टेंट की एचएलबी वैल्यूज पूछी जा चुकी हैं, तो उनकी एक लिस्ट है, वो आप लोग फटाफट से साथ में लिखते जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एचएलबीज है, लाइक अगर हम बात करें ओलिक एसिड की, ठीक है, ओलिक एसिड की जो एचएलबी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 1, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग स्पैन 80 की बात कर लें, ठीक, स्पैन 80 की जो एचएलबी वैल्यू होती है वो होती है कितनी, 4.3 होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्पैन 20 की बात कर लें, ठीक है, स्पैन 20 की अगर हम बात कर लें तो उसकी एचएलबी जो होती है वो 8.6 होती है, ठीक है। उसके बाद अपने पास है जिलेटिन, ये तो मैंने कैप्सूल वाले में भी बताया था, जिलेटिन की जो एचएलबी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो होती है 9.8 होती है, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अपने पास है ट्रेगाकांथ, ठीक है, ट्रेगाकांथ, ठीक है। ट्रेगाकांथ की जो एचएलबी वैल्यू होती है ये आपका 2018 में पूछा भी गया था, 13.2 होती है, ठीक है। ट्रेगाकांथ की एचएलबी कितनी होती है, 13.2 होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्विन 80 की एचएलबी वैल्यू, ट्विन 80 की जो एचएलबी वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो होती है 15, ठीक है। ट्विन 20 की एचएलवी वैल्यू अगर हम देखें तो वो होती कितनी, 16.7, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है 16.7। उसके बाद अगर हम एसएलएस की एचएलवी वैल्यू देखें जो सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, 2014 में पूछा था और 2023 में भी पूछा है, सोडियम लोरियम सल्फेट, इसकी जो एचएलवी वैल्यू होती है वो होती कितनी, 40 होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बट आपको मेनली जितने मैंने लिखाए हैं इतने तो आपको याद होने ही चाहिए, लाइक ओलिक एसिड का 1, स्पैन 80 का 4.3, स्पैन 20 का 8.6, जिलेटिन का 9.8, ट्रेगाकांथ का 13.2, ट्विन 80 का 15 और ट्विन 20 का 16.7 और एसएलएस सोडियम लोरियल सल्फेट का जो है वो अपना कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक, चलो। तो ये एचएलबीज की बात हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे क्या, अब अभी जो चीज़ें अब बात करेंगे एडजॉर्प्शन एट सॉलिड सर्फेसेस, ठीक है। सॉलिड के सर्फेसेस पे एडजॉर्प्शन की बात कर ले। एडजॉर्प्शन आपको पता ही होगा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि एडिशन ऑफ एटम, आयंस, बायोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस, लिक्विड और डिसॉल्व्ड सॉलिड एट अ सरफेस, किसी सरफेस पे उसको एडजॉर्ब होना, मतलब एब्जॉर्ब होना, मतलब उसके बल्क में चले जाना, और सरफेस मतलब उसके सरफेस पे रुक जाना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। इसमें वो दो चीजें होती है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स ऑप्शन, दूसरा होता है केमिकल एडजॉर्प्शन जिसको हम लोग बोलते हैं केमिस ऑप्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है वो वीक वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से होता है और ये रिवर्सिबल होता है, और इसका लो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है 20 to 40 किलो जूल पर मोल। वहीं पे हमारा जो केमिस ऑप्शन होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से होता है, इरिवर्सिबल होता है, हाई हीट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है और 40 to 8,800 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है। ये अब इनका थोड़ा सा आप लोग डिफरेंस देख लो कि लाइक फोर्स फिजिक्स, हमारा जो फिजिक्स ऑप्शन है उसमें फोर्स कौन सी होगी, वंडरवॉल फोर्स होगी। केमिस ऑप्शन में फोर्स जो कि केमिकल बॉन्ड्स होगी, ये स्पेसिफिक नहीं होते हैं, जबकि केमिस ऑप्शन जो है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। हीट रिलीज इसमें लो होती है, इसमें हाई होती है। बस आपको इतना याद रखना, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आपको याद रखना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है वेटिंग एजेंट्स। अब देखो वेटिंग एजेंट्स के बारे में मैं यहाँ बहुत डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने जब प्री फॉर्मुलेशन पढ़ाया था तो वेटिंग एजेंट्स को इन डिटेल वहाँ पे मैंने कवर किया डायग्राम के साथ। तो आपने नहीं देखा तो एक बार जाके वहाँ देख लेना। यहाँ जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बता दूंगा, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई हैं वेटिंग एजेंट्स के बारे में, तो एक बार जाके देख लेना यार, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, कांटेक्ट एंगल को रिड्यूस करते हैं और इसीलिए लिक्विड की स्प्रेडेबिलिटी को बढ़ाते हैं। इनकी जो एचएलवी वैल्यू है वो 7 to 9 के बीच में रहेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर कांटेक्ट एंगल थीटा
जीरो डिग्री मतलब कंप्लीट वेटिंग है। थीटा अगर 90 डिग्री से कम है तो पार्शियल वेटिंग होगी, और 90 डिग्री से ज़्यादा है तो नॉन वेटिंग होगी। इसका एक कंप्लीट डायग्राम है, 0 मोर देन 90 फिर 180, उसका मैंने वहाँ पे बताया, तो एक बार जाके देख लेना। इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वेटिंग एजेंट्स के लिए, कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक ड्रेव टेस्ट होता है, ठीक है, वेटिंग एजेंट्स के लिए ड्रेव टेस्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, और इम्पेरिकल टेस्ट होता है, ठीक है, इम्पेरिकल टेस्ट होता है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और एक प्रूफ टेस्ट होता है, प्रूफ टेस्ट, ठीक है। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं किसके लिए, ये वेटिंग एजेंट्स के लिए टेस्ट होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये बात हो गई वेटिंग एजेंट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग वहाँ जाके एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है, अब अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब अभी हम लोग बात करेंगे हमारा नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेसेस, ठीक है। अब देखो, जो हमारे इंटरफेस पे बात आ रही है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब वहाँ पे क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे मतलब जैसे सॉलिड लिक्विड का इंटरफेस हो गया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो द सॉलिड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में दो लेयर होता है, एक होता है स्टर्न लेयर जो कि टाइटली बाउंड काउंटर आयंस होते हैं, दूसरा होता है गॉ लेयर। गॉ लेयर या इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज आयन बैलेंसिंग सरफेस चार्ज या डिफ्यूज्ड सेकंड लेयर। एक ये टाइटली बाउंड लेयर, दूसरी को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड सेकंड लेयर, ठीक है। ये दो लेयर्स होती हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ये यहाँ पे पूरा, ये यहाँ पे हमारे पास ये सॉलिड पार्टिकल हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे है। ये जो एक सिंगल लेयर बनी हुई है पॉजिटिव चार्जेस की, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टर्न लेयर, या इसी को हम लोग टाइटली बाउंड लेयर बोलेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो ये जो दूसरी लेयर आप देख रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो ये डिफ्यूज सेकंड लेयर, ठीक है, ये बल्क है और यहाँ पे ये आयंस है, ठीक है। चलो, आगे अगर हम लोग अब देखें इसके बारे में, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें निकल के आती, क्या निकल के आती, जीटा पोटेंशियल, ठीक है। जो जीटा पोटेंशियल जो है, जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस पूरे डायग्राम से, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कभी कभी। अभी रिसेंटली 2016 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया, तो जीटा पोटेंशियल है। उसके बाद एक आता है इसमें नर्स्ट पोटेंशियल, दोनों की हम लोग अभी बात करते हैं। जीटा पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टर्न लेयर एंड द बल्क सॉल्यूशन। अभी हमने दिखाया आपको कि जो स्टर्न लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये जो स्टर्न लेयर है इसी को हम लोग टाइटली बाउंड लेयर बोलते हैं। जो टाइटली बाउंड लेयर और या स्टर्न लेयर, और उसके अलावा दूसरा क्या है, बल्क सॉल्यूशन। अब देखो, यहाँ पे हमने देखा, मैं आपको फिर से एक बार इसको समझने की कोशिश, देखो एक बार आप समझ लोगे ना, फिर आप लोग के लिए इजी हो जाएगा, तो आपको याद रखने, कट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, सिंपल से समझो, ये हमारा सॉलिड पार्टिकल हो गया, ये यहाँ पे इसके जो वो है चारों ओर साइड में, ये टाइटली बाउंड लेयर होगी, या इसी को हम लोग स्टर्न लेयर बोलते हैं। और उसके बाद पूरा ये बल्क ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। तो जो इस स्टर्न लेयर और ये जो बल्क है, इसके बीच में जो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, या उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो, दो यहाँ पे आपको दो सरफेस दिखेंगे, एक सरफेस तो दिखा ये जो टाइटली बाउंड लेयर होगी, और दूसरा एक ये सॉलिड का एक्चुअल सरफेस है। दो चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। एक तो आपको दिख रही है स्टर्न लेयर या टाइटली बाउंड लेयर, और दूसरा ये है सॉलिड का एक्चुअल सरफेस, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो सॉलिड का सरफेस हो गया, दूसरे ऊपर उसके ऊपर पॉजिटिव पॉजिटिव की एक लेयर बन गई। तो जो उस पॉजिटिव की लेयर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टर्न लेयर या टाइटली बाउंड लेयर। तो स्टर्न लेयर या टाइटली बाउंड लेयर और बल्क ऑफ द सॉल्यूशन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। बट अगर ये जो एक्चुअल सरफेस और बल्क रीजन जो कि इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है, ठीक है, बल्क रीजन क्या है हमारा, इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है। एक्चुअल सरफेस और बल्क के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे नर्स्ट पोटेंशियल या इलेक्ट्रो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। समझ गए बात को, दो डिफ चीजें आ गई, आपको समझ में आ गया। आपको ये समझना है कि यहाँ पे हमारा एक सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर एक स्टर्न लेयर या टाइटली बाउंड लेयर बन रही है। उसके बाद जो बल्क फ्लूइड है वो हमारा इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन है। तो अब जब यहाँ पे कुछ पोटेंशियल, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसी पोटेंशियल डिफरेंस पे सारा गेम है। इस पोटेंशियल डिफरेंस पे गेम क्या है कि जो स्टर्न लेयर या टाइटली बाउंड लेयर और ये इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग बोलेंगे थीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। और जो एक्चुअल सरफेस है हमारा पार्टिकल का, उसके बीच में और इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन या बल्क सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग नेस्ट पोटेंशियल या इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक पोटेंशियल बोले। बस खत्म सी बात है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, आपका काम खत्म, ठीक है। चलो, यही इतना पूरा है, यही आपको पढ़ो। तो ये जीटा पोटेंशियल है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर एंड द इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन।
जीटा पोटेंशियल कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, एक यूनिट चार्ज को फ्रॉम द इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द पार्टिकल में वो करने के लिए हमारा क्या है कि वर्क डन जो लगता है उसको हम लोग बोलते क्या है, जीटा पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको याद रखना, ना रखो, मेन आपको ये याद रखना है। ठीक है, और ये हमें किसका इंडिकेट करता है, ये हमें इंडिकेशन करता है स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, एक ये ग्राफ भी है। ठीक है, ग्राफ में भी वही सारी चीजें हैं, बट आपको यहाँ पे अलग फॉर्म में डिपिक्ट की गई है। ये देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका सीयर प्लेन हो गया, फिर दूसरा जो है यहाँ पे ये एक टाइडली बाउंड लेयर हो गई, ये डिफ्यूज लेयर हो गई, उसके बाद यहाँ पे हमारी आगे की बात हो गई। अब ये जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जीटा पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, इस पॉइंट पे जीटा पोटेंशियल की वैल्यू 0 रहेगी। जैसे इधर पे जीटा पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जीटा पोटेंशियल की वैल्यू जो रहेगी वो निगेटिव रहेगी। ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव का पोटेंशियल की बात हो गई। तो यही आपको याद रखना है, यहीं से आप हम पता करते हैं इसी ग्राफ के थ्रू कि जहाँ पे वैल्यू लाई करती है कि जीटा पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, जीटा पोटेंशियल निगेटिव रहेगा, यहीं से हमारा पता हो जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज टू प्रिडिक्ट द पार्टिकल इंटरेक्शन को प्रेडिक्ट करता है। सच इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, मतलब स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। एन ऑप्टिमम जीटा पोटेंशियल इज डिजायर्ड फॉर द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। सही बात है, जितनी मतलब हमें जीटा पोटेंशियल की वैल्यू ऑप्टिमम रखनी होती फॉर टू ऑब्टेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, तो ये कंप्लीट इन डिटेल्ड लेक्चर था सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन का। इसी के साथ हमने एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, साथ में जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, और नोट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में चैनल जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना क्रैश कोर्स की जो बनी हुई है, जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है चीज़ें। ठीक है, तो फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।